गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम शिक्षा परिषद के संचालन के अंतर्गत प्रिय कार्य अर्थात हॉबीज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको एनसीसी, एसीसी और गर्ल गाइड, बुलबुल, बालचल संस्था, श्रमदान, जूनियर रेड क्रॉस और बाल समाज सेवा की क्रियाएं, इनके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। अब हॉबीज वैसे विद्यालय का कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत तो आता नहीं, फिर भी ये विद्यालय में शैक्षिक महत्व इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। वो कैसे कि अगर अवकाश का समय हो या खाली समय हो तो बालकों को गंदी आदत से सुधारने के लिए जो प्रिय कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, उनको बालकों में लगाना। अगर बालक को खाली समय बैठेगा तो बालक क्या करेगा? अनुशासनहीनता करेगा, खुरापाती करेगा, इधर उधर शैतानी करता फिरेगा। तो उसकी जो हॉबीज है, उसके जो प्रिय कार्य हैं, उन कार्यों का संलग्न कराना। तो ये विद्यालय के अंतर्गत प्रिय कार्य से तात्पर्य जिससे हमारी रुचि होती है उसका आर्थिक पक्ष नहीं होता, इसका केवल जीविकोपार्जन का लक्ष्य सिद्ध भी नहीं होता है। क्यों? जीविकोपार्जन का जो बालक की रुचि होगी, जिसको आनंद प्राप्त करेगा और जिस कार्य को करने से उसको आनंद की अनुभूति होगी, तो वो उसकी हॉबीज अर्थात प्रिय कार्य के अंतर्गत आता है। प्रिय कार्य बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके द्वारा खाली समय का सदुपयोग किया जाता है। वह खाली समय का सदुपयोग नहीं कर सकता अगर बालक खाली समय पर बैठा है और कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई खुरापाती चलती रहेगी। तभी तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहना चाहिए, या शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए कि बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा कार्य दिया जाए तो बालक आपस में झगड़ा ना करे, गंदी आदतों में उनका लिप्त ना हो और आराम से अपना जो कार्य है उसको ही करते रहे। प्रिय कार्यों से बालक को सिखाया जाता है और रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता है और खाली समय का सदुपयोग सिखाया जाता है। प्रिय कार्यों के माध्यम से छात्रों का सौंदर्यात्मक विकास किया जाता है। इनसे कतिपय मूल प्रवृत्तियों के विकास, शोधन तथा मार्गांतरीकरण में सहायता मिलती है। जैसे मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मूल प्रवृत्तियों का शोधन में इसमें कार्य विकास के कार्य में मिलता है। बालक की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका परिमार्जन, शुद्धिकरण करना, उसका शोधन करना, यही कार्य बतलाया गया, जिससे बालक क्या गंदी आदतों में लिप्त ना हो, बालक इधर उधर ना भटके, बालक झगड़ालू प्रवृत्ति का ना हो। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन हम प्रिय कार्यों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रिय कार्यों के मार्गांतरण में सहायता मिलती है। जैसे टिकट, सिक्के एकत्रित करने की प्रवृत्ति का समुचित विकास होता है। कुछ प्रिय कार्य भविष्य में जीविकोपार्जन के आधार बन जाते हैं। प्रिय कार्य बालकों के मानसिक सुख संतोष प्राप्त करते हैं। जी हाँ, प्रिय कार्य करने से बालक का क्या मानसिक जो संतुलन है वो सुख की अनुभूति करती है और जो कार्य वो करना चाहते हैं, जिसमें उसकी रुचि है, हो सकता है भविष्य में जाके वो कार्य उसके जीविकोपार्जन के लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो प्रिय कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सिद्ध होता है। अब प्रत्येक प्रिय कार्य की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। विद्यालय में इसकी व्यवस्था करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में जो हॉबीज हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, अर्थात ध्यान इस प्रकार से रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से कार्य करवाना है। इसमें आता है नंबर 1, प्रिय कार्य सृजनात्मक तथा आनंददायक हो। प्रिय कार्य सृजनात्मक तथा आनंददायक हो। प्रिय कार्य है
वो सृजनात्मक तथा आनंददायक हो। अगला है वह छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। पहला इसको समझो। सृजनात्मक कार्य बालक जैसे बताया ना, छोटे छोटे बालक होते हैं, माचिस की सारी वो तिली निकाल करके और माचिस की जो डिब्बी है उसको एकत्रित करते हैं, पुराने जो सिक्के हैं, नोट हैं, टिकट्स हैं, उनसे वो बहुत सारी ऐसी सृजनात्मक बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करते हैं। तो बालक इन चीज़ों से सृजनात्मकता में तथा आनंददायक हो ये कार्य करेगा तो बालक सृजनशील बनेगा, नई नई एक्टिविटी करके नए कार्य को जन्म देगा। तो हो सकता है भविष्य में इन कार्य को उसके हस्तकला के लिए ये चीज़ें उसको जीविकोपार्जन के लिए लाभदायक सिद्ध हो। अगला जो पॉइंट है वो है वह छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जो सृजनशील कार्य करेंगे, जो प्रिय कार्य होता है, तो वो छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जो उसकी मन को अच्छी लगती है, जो बालक कार्य करना चाहता है, जिसमें उसकी रुचि है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन आवश्यकताओं के द्वारा बालक को समझाना, उनकी पूर्ति ही बालक के नए सृजनशील कार्य करना, इसमें हैबिट्स के अंदर, हॉबीज के अंदर बालक में आ जाती है। अगली जो बातें हैं वो है प्रिय कार्य सामाजिक तथा मितव्ययी हो। प्रिय कार्य सामाजिक तथा मितव्ययी हो। प्रिय कार्य ऐसा ना हो कि समाज के द्वारा उसको तिरस्कृत कर दिया। जो भी आपकी हॉबीज है या हैबिट्स है वो सामाजिक और मितव्ययी, ये नहीं कि आर्थिक उसमें खर्चा हो। मितव्ययी मतलब जोड़ना, उससे उत्पन्न होना। तो समाज के दायरे में ही रहकर हमें वो कार्य करना है, नहीं कि समाज से दूर जाके, समाज से पंगा नहीं लेना है। हमें समाज के अंतर्गत रहते हुए समाज के अनुसार, उसके नियम कायदे के अनुसार हमें सामाजिक कार्य करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है प्रिय कार्य का समुचित निर्देशन। प्रिय कार्य का समुचित निर्देशन, प्रिय कार्य का समुचित निर्देशन तथा व्यवस्था होनी चाहिए। निर्देशन तथा व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी प्रिय कार्य है, जो भी उनकी हॉबीज है, जो भी उनको अच्छा लगता है, उनका उचित रूप से निर्देशन देना अध्यापक का एक कर्तव्य होना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आपकी जैसे खेलने में रुचि है या कोई सामान एकत्रित करने में रुचि है या कुछ बनाने में आपकी रुचि है, तो उनका निर्देशन देते हुए, उनको परामर्श देते हुए उन सारी चीज़ों की अध्यापक को व्यवस्था की जानी चाहिए। यह अध्यापक का दायित्व है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रिय कार्य किसी छात्र पर लादा न जाए वरन पूरी तरह ऐच्छिक हो, किंतु जो छात्र भाग ले वे नियमित हो। जो भी प्रिय कार्य हैं, जो भी अच्छे कार्य करने चाहिए, वो उन छात्रों को जबरदस्ती अध्यापक को लादना नहीं चाहिए। बहुत सारे बालक हैं, एक क्लास में विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार के बालक बैठे हुए हैं। उसमें सृजनशील भी है, प्रतिभाशाली भी है, मंद बुद्धि बालक भी हैं और औसत बालक भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है जो कार्य प्रतिभाशाली बालक करता है वही कार्य वो मंद बुद्धि बालक कर सकता है या कर पाएगा। तो अध्यापक का एक दायित्व होना चाहिए कि अगर आप प्रतिभाशाली बालक स्वेच्छा से वो कार्य कर रहा है तो उसको दो,
और मंदबुद्धि बालक अगर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है और वो कार्य वो नहीं कर सकता तो जबरदस्ती उस पर लादना नहीं चाहिए, दबाव बनाना नहीं चाहिए। तो प्रिय कार्य जो होता है वो कार्य छात्रों पर जबरदस्ती का दबाव नहीं बनाना चाहिए और जो भी कार्य है वो अपनी इच्छा के अनुसार ऐच्छिक करना चाहिए। परंतु इसमें एक शर्त ये रखी जाती है, जो भी वो कार्य करता है, जो उसकी हॉबीज है, वो नियमित रूप से हो। ये नहीं कि आज किया और गई 10 दिन की, या 10 दिन किया तो गई पूरे 1 महीने की। वो नियमित रूप से कार्य करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, विद्यालय में सामान्यतः निम्न कार्य अपनाए जा सकते हैं, जैसे टिकट, सिक्के, दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह, बागवानी करवाते हैं ना, मैंने पहले बता दिया, टिकट, सिक्के और ये जो माचिस की तीलियाँ, उनकी तीलियों को निकाल कर कुछ बालक लगे रहते हैं। बागवानी करवाना, बगीचे के अंतर्गत बालक को फूलों के द्वारा फूल लगवाना, नई नई पेड़ पौधों को करवाना, किस प्रकार से उसको उत्पन्न किया जाता है, कैसे इसकी रख रखाव, बहुत सारे कार्य बालकों से करवाए जा सकते हैं। फोटोग्राफी, हस्तकला, खिलौने बनाना, बिजली का काम करना, कताई, बुनाई, सिलाई, ये लड़कियों के लिए, लड़के भी कर सकते हैं, परंतु जैसे आमतौर पर कहलाते हैं कि लड़कियां सिलाई करने में, बुनाई, कताई इन करने में ज़्यादा निपुण मानी जाती हैं। तो ये हमारे प्रिय कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें वो हो जाएगा साहित्यिक क्रियाएं। अब साहित्यिक क्रियाएं क्या होगी, किसके अंतर्गत? शिक्षा परिषद का संचालन के अंतर्गत होगी साहित्यिक क्रियाएं। विद्यालय में कुछ सहगामी क्रियाओं के रूप में साहित्यिक क्रियाएं कराई जाती हैं। कैसे? जैसे निबंध, साहित्यिक क्रियाएं, भाषण। विद्यालय में अन्य सामान्य क्रिया के साथ साथ कुछ काम क्या कराए जाते हैं? साहित्यिक क्रिया, जैसे भाषण देना, निबंध प्रतियोगिता का निर्माण करना, कविता पाठ करना, लेखन, वाद विवाद, नाट्य, कविता पाठ, साहित्य प्रतियोगिता, इन साहित्यिक क्रियाओं का भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत हम बालकों से करवाते हैं। वाद विवाद, भाषणमाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साहित्यिक क्रियाओं के अंतर्गत वाद विवाद और भाषण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। कोई भी आप टॉपिक दे दिए, 2 ग्रुप आपने बनवा लिए, 2 ग्रुपों के अंतर्गत आपने ऐसा टॉपिक दे दिया कि महारानी, जो झांसी की रानी जो महारानी थी, वो किससे लड़ी थी, कितनी उम्र की थी, उनकी शादी कब हुई थी, किसने उसको पाला पोसा था, ये आपने उनके अंदर टॉपिक दे दिया। एक तर्क समूह दूसरा कुछ कहेगा, दूसरा समूह कुछ और तर्क देगा, तो ये वाद विवाद होगा। या फिर कोई आपने ऐसे साइंटिस्ट का नाम ले दिया कि वो साइंटिस्ट आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने किस चीज़ की उत्पत्ति की थी, वो कैसे वैज्ञानिक बने थे, किस प्रकार से उसने रिसर्च किया था, ये सारी चीज़ों का आप बालकों के अंतर्गत तर्क देते हुए उनके अंतर्गत ऐसा पॉइंट दीजिए जिससे वाद विवाद हो और बालकों की मानसिक शक्ति का उच्च स्तर से उसमें विकसित हो जाए। साहित्यिक में वाद विवाद, इसके अंतर्गत आता है वाद विवाद। विद्यालय में छात्रों के लिए वाद विवाद का स्वभाव होना चाहिए। साहित्यिक में पहला पॉइंट आता है वाद विवाद। विद्यालय में छात्रों के लिए वाद विवाद सभा का होना बड़ा उपयोगी होता है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं छात्रों में तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास करती है। ये प्रतियोगिता बालकों में तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास करना, तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास करना। किसमें? वाद विवाद होगा तो बालक आपस में क्या करेंगे? तर्क करेंगे। दूसरा बालक अलग तर्क देगा, दूसरा बालक अलग, एक बालक अलग तर्क देगा, इधर का बालक, राम श्याम दोनों बैठ गए, राम ने अलग तर्क दिया, श्याम ने अलग तर्क दिया, तो बालकों का चिंतन, तर्क और एवं चिंतन शक्ति का इसमें क्या हो जाता है? विकास होता है। किसके अंतर्गत? वाद विवाद के अंतर्गत।
इससे छात्रों में समस्या का समाधान का विकास होता है। वे अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता का निर्माण करते हैं तथा दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनकर ग्रहण करने की शक्ति विकसित करते हैं। समस्या का समाधान और जो कार्य है उस समाधान को दूसरों की, अगर बालकों को समझ में नहीं आया, समस्या ऐसी क्रिएट हो गई, बालक उसको समाधान नहीं कर सकता, दूसरा बालक उस समस्या को सॉल्व कर देता है, तो उसमें सुनने की शक्ति का भी विकास होता है। इस बालक ने इस चीज़ का ये तर्क देती हो, इसका स्पष्टीकरण किया है, तो ग्रहण करने की शक्ति का भी विकास होता है। किसके अंतर्गत? वाद विवाद के अंतर्गत। इन प्रतियोगिताओं से छात्रों की भाषण कला का विकास होता है। वे समूह में बोलना तथा व्यवहार करना सीखते हैं। जो वाद विवाद की प्रतियोगिता कराई जाती है उसमें छात्रों को भाषण कला में, भाषण देने की कला में बालक क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं। बालक जो शर्म, झिझक और लज्जा करते हैं वो सारी चीज़ें इस प्रतियोगिता के द्वारा खत्म हो जाती है और बालक जो समूह में जाकर बालक बोलने लग जाता है। बालक को स्टेज पर पहले बालक यहाँ आता, कक्षा के अंतर्गत बालक 20 बालकों के सामने नहीं बोल सकता, परंतु जब वाद विवाद किया जाता है, प्रतियोगिता करवाई जाती है तो बालक में बोलने की झिझक खत्म हो जाती है। बोलने की झिझक खत्म होगी तो बालक को कहीं पर भी, कितने भी आदमियों के आगे आप बालक को बुलवा भाषण दिलवा सकते हो। तो वाद विवाद जो प्रतियोगिता है ये भाषण कला के हुई निपुण बनाती है। इसके बाद इसमें वाद विवाद का संचालन यदि जनतांत्रिक रूप से छात्रों द्वारा ही किया जाए तो छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास भी संभव होता है। जनतांत्रिक रूप से किया जाए तो छात्रों में लोगों के द्वारा, सबके द्वारा, बालकों को अगर जनतांत्रिक रूप में ये वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई जाए तो छात्रों में इसमें नेतृत्व शक्ति का, अर्थात नेतृत्व करने का गुण का भी विकास होता है। इसके बाद इसमें बतलाया गया है कि इससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके उच्चारण में शुद्धता आती है तथा स्वास्थ्य की आदत का निर्माण होता है। वाद विवाद में भाग लेने में वे अध्ययन करते हैं, उनमें संकोच तथा दब्बूपन की आदत का निवारण होता है। बालक, मैंने आपको बताया, बालक जो संकोच करता है, दबता है, लज्जा आती है, उसको शर्म आती है सबके सामने बोलने में, तो इन सारी चीज़ों को बालक आराम से, आसानी से निकाल सकता है। विद्यालय को वाद विवाद प्रतियोगिता का संचालन तथा व्यवस्था बड़ी कुशलता के साथ करनी चाहिए। इस संबंध में छात्रों के मानसिक तथा शारीरिक स्तर को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। वाद विवाद में किसी एक दो छात्रों को स्वतंत्रता दी जाए, वाद विवाद में किसी एक दो छात्रों का ही अधिकार न हो, इसके लिए सभी छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। ये पुस्तकीय भाषा में जो आपको लिखी थी वो मैंने आपको बतलाई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता हम करवा रहे, ये नहीं पर्टिकुलर जो उनके फेवरेट छात्र हैं या उनकी छात्रा है उनको ही उसमें सम्मिलित करें। सामूहिक रूप से सभी बालकों को बोलने की अभिव्यक्ति का प्रदान करनी चाहिए, अर्थात सामूहिक रूप से वाद विवाद प्रतियोगिता करवानी चाहिए। ये नहीं कि एकल रूप से बालकों को अधिकार दिया जाए, जिससे बालकों में क्या होगा, हीन भावना उत्पन्न होगी और बालक में भेदभाव की करने की शक्ति का विकास होगा कि शिक्षक हमें नहीं उन बालकों को अधिक चाहते हैं। वाद विवाद सामाजिक विषयों में, वाद विवाद सामाजिक विषयों से संबंधित हो तो अच्छा ही है। वाद विवाद का निर्देशन तथा संचालन बड़ी ही कुशलता से करना चाहिए। वाद विवाद का जो निर्देशन है और संचालन है वो बहुत ही कुशलता पूर्वक किया जाना चाहिए। वाद विवाद के द्वारा छात्रों में हम तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास कर सकते हैं। छात्रों की जो तर्क करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। बालकों के अंतर्गत भाषण कला को
निपुण किया जा सकता है। अगला जो इसके अंतर्गत पॉइंट है वो है नाट्य अभिनय। अब नाट्य अभिनय को तो आप आराम से जानते होंगे, देखते आए होंगे छोटे से। नाट्य अभिनय, नाट्याभिनय विद्यालय में कभी कभी नाटकों की व्यवस्था करना अच्छा रहता है। इसमें केवल छात्रों का मनोरंजन नहीं होता वरन उन्हें सामाजिकता का प्रशिक्षण भी मिलता है। विद्यालय में समय समय पर नाटकों, जो भी आपके फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी जयंतियाँ आती है, उत्सव आते हैं, उन उत्सवों में बालकों को नाटकों को करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बालक अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, बालक अपने सामाजिक रीति रिवाजों और जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं से प्रेरित होंगे और उनको जानने की, उनको समझने की शक्ति प्रदान होगी। इतिहास की घटनाओं, सामाजिक अवस्था तथा आर्थिक स्थिति का आभास होता है। इतिहास की घटनाओं, सामाजिक अवस्था और आर्थिक स्थिति का इससे क्या होता है? आभास होता है। उस समय में क्या क्या घटित हुआ, उस समय की सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ थी या बिल्कुल ही दुर्लभ थी, इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इससे भाषा शैली परिमार्जित होती है, छात्र सामूहिक व्यवस्था करना सीखते हैं। इनसे चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है तथा प्रचार कार्य में सफलता मिलती है। चिंतन और तर्क शक्ति दोनों का ही सिमिलर है, बाद में भी होता है और नाटक अभिनय में भी होता है। चिंतन और तर्क शक्ति का विकास। नाटकों की व्यवस्था कभी कभी होनी चाहिए। इसके लिए मंच की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। नाटक का चुनाव छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, मंच होना चाहिए, छात्रों के अनुकूल नाटक का प्रयोजन किया जाना चाहिए। बालकों को पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके लिए? नाटक के अभिनय के लिए। प्रकाश, ध्वनि की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। छात्रों को नाटक में अभिनेता के रूप में चुनते समय अध्यापकों को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जिस बालक को मूल रूप से जो अभिनय करने के लिए दिया जाता है, जो अभिनेता का रोल प्ले करता है, उस रोल को प्ले करने के लिए अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो समुचित रूप से उचित दृष्टिकोण रखते हुए बालकों का निर्णय अच्छे से लिए। नहीं है उसका प्रिय छात्र है, बिल्कुल एक भौंदू है तो उसको उसने कर लिया, जी नहीं, ये भी गलत होगा। और बालक आपका है, प्रतिभाशाली है, नेतृत्व शक्ति का गुण उसमें है, अच्छे कार्य करता है बालक का पूरा बायोडाटा आप जानते हो, बालक ये कार्य कर सकता है, उसी बालक को आप नाटक के लिए अभिनेता का रोल दे सकते हो। नहीं तो वो जो आप सफलता चाहते हो वो सफलता नहीं मिलेगी। अगला जो पॉइंट है इसमें बताते हैं कि इसमें अभिनेता के रूप में चुनते समय अध्यापकों को सावधानी और पात्रों के अभिभावकों से भी स्वीकृति लेना ठीक रहता है। अगर उनके माता पिता अगर नाटक के अभिनय में आपने बालकों को बिना उनके पेरेंट्स से पूछे ही उन कार्यों में लगा दिया तो हो सकता है उनके अभिभावक मना कर दें या अभिभावक आने की इजाज़त ना दे। तो अध्यापक का कर्तव्य है कि जो कार्य, जिस कार्य में बालक को आप संलिप्त करना चाहते हो, बालक को कार्य करवाना चाहते हो, तो पहले उनके माता पिता से आज्ञा लेनी या स्वीकृति लेनी ही चाहिए। और जो नाटक आप कर रहे हो वो जनतांत्रिक रूप से हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि आम जनता जो देखने के लिए आती है नाटक को, आम जनता नाटक को देखने के लिए आती है, आमंत्रित नहीं करते हैं। अब अगर हम और अभिभावक को भी बुलाया जाता है तो इसमें नाटक आपका बहुत ही सफल होगा। बालकों में आत्मविश्वास होगी। जनतांत्रिक रूप से आप सभी को बुलाओगे तो बालक में आत्मविश्वास, नेतृत्व शक्ति, इन सारे गुणों का विकास होगा। बालक इन सारी चीज़ों को करने में सक्षम होता है। अभिभावक के सम्मुख अच्छी चीज़ प्रस्तुत की जानी चाहिए, इसलिए नाटक के अभिनय का अच्छा पूर्वाभ्यास आवश्यक है। जब बालक के अभिभावक अर्थात माता पिता आते हैं तो नाटक ये नहीं है, नाटक बहुत प्रकार के होते हैं, तो नाटक का ऐसा स्वरूप हो जिससे आम जनता जो देखे उससे कुछ प्रेरणा ले, उससे कुछ सीखे।
तो नाटक का जो भी हम नाट्य मंच पर बालकों को जो नाटक का अभिनय करवाते हैं, उसका अध्यापकों का कर्तव्य है कि वो उसका पूर्व अभ्यास अच्छे से करवाए, जिससे बालक सामने वाले के जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो लोग हैं वो बालक को देखकर उनकी प्रशंसा करें, और प्रशंसा के पीछे जो पर्दे के पीछे जिन्होंने उसका अभ्यास कराए उनकी भी वाहवाही होगी और वो नाटक सफल सिद्ध होगा और बालकों को आत्मविश्वास होगा और आत्मगौरव का अभिमान होगा कि हम इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो शिक्षा परिषद के संचालन में साहित्यिक क्रियाएं और प्रिय कार्य अर्थात हॉबीज, इसके बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके। इस शिक्षा परिषद के अंतर्गत आपको सबसे पहले आपको बतलाया था श्रमदान, श्रमदान में आपको फिर जूनियर रेड क्रॉस, गर्ल गाइड, चुलबुल, बुलबुल और बालचर संस्था। उसके बाद आया था उससे पहले शैक्षिक भ्रमण, लोकतांत्रिक संगठन। उसके बाद आया था आपका प्रिय कार्य, प्रिय कार्य के बाद हॉबीज, हॉबीज के बाद आपको हॉबीज में जो क्या क्या कार्य होने चाहिए, उसके बाद साहित्यिक क्रियाएं, साहित्यिक क्रिया में वाद विवाद भी आ जाता है, भाषण कला भी आ जाती है, नाट्य मंचन भी आ जाता है। इनके बारे में शिक्षा परिषद का किन किन के अनुसार संचालन किया जाना चाहिए, किन किन स्टेपों के द्वारा हम शिक्षा का संचालन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हमारे जो विषयगत ज्ञान है, विषय से रटे हुए हम जो भी आपको विषयगत ज्ञान दे रहे हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक को अतिरिक्त जो ऊर्जा शक्ति मिलती है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। बालक पढ़ने के लिए रुचि जागृत होती है, क्योंकि बालक को एक्स्ट्रा चीज़ मिली, उसी टाइम में बालक को आप एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हो तो बालक की रुचि जागृत होगी, बालक को कार्य करने के लिए अच्छा फील होगा, बालक अच्छा संदेश लेकर जाएगा कि हमारे विद्यालय में ये सारी चीज़ें होती है। शैक्षिक भ्रमण ले जाओगे तो बालक को वास्तविक ज्ञान का अनुभव होगा। साहित्यिक क्रियाओं में अगर बालक को आप निपुण करोगे तो साहित्यिक क्रियाओं में बालक सुदृढ़ हो जाएगा, बोलने में, भाषण देने में, वाद विवाद करने में, उधर उसका नाट्य अभिनय में, जो भी XYZ, जो भी शायद निबंध प्रतियोगिता में, कविता पाठ में जो भी कार्य करवा रहे हैं, बालक में सारी चीज़ों का, सारे गुणों का विकास होगा। लोकतांत्रिक रूप से भी बालक को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो हमने शिक्षा परिषद के संचालन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको बतलाई। अब इसके बाद सहगामी क्रियाओं का संचालन, जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन है, उसका हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।